Which measure of central tendency is good? Say yes. Name, please. Which measure of central tendency Ma'am, mean. is good? Mean, ma'am. Mean. Why? Mean, ma'am, mean. Why? Why it is a good measure of central tendency? Or you can Because it's so mean. बस Shamita, बाहर जाओ तो just leave class. बताइए क्यों है? Why it is a good measure of central tendency? Why it is considered to be a good measure of central tendency? मैम उसको निकालने, उसके डाटा निकालने में इजी होता है। उसका डाटा निकालना इजी होता है इसलिए। अच्छा ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट, बट सिर्फ इसी वजह से है? बोल सकते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट हमेशा वही, मतलब सिर्फ वही है ऐसा नहीं है ना। मैम, कोई भी डाटा में यूज किया जा सकता है, वेट निकालने में आसानी होता है मैम। किसी भी डेटा में नहीं यूज कर सकते। देखो हार्मोनिक मीन की जरूरत है ना, वहाँ हम हार्मोनिक मीन का कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसमें ये है जो पॉजिटिव क्वांटिटीज, एक याद है हम लोगों ने देखा था रिक्विसाइट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जिसमें था it should be based on all observation, it should be least affected by extreme values, it should be least affected by fluctuation of sampling। मतलब जितना भी इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट बोलो, किसी भी डेटा को डिस्कस करने, चूंकि ये ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, सबसे बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी ये है इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। दूसरा आपका मैथमेटिकल टर्म ये आ जाता है, इट इज बेस्ड फ्लक्चुएशन, सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशन जैसे 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 सैम्पल आप चेंज कर रहे हो उससे वो कम अफेक्टेड होता है। तो जितना भी एक्सट्रीम टर्म्स है, जैसे ज्योमेट्रिक मीन में कैलकुलेशन टफ है, 0 हो जाएगा तो बाकी का सारा ऑब्जर्वेशन ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो ये सब डिमेरिट्स है जिसकी वजह से हम रिमूव नहीं कर पाते हैं, और कैलकुलेशन भी टफ है, तो इस वजह से ये ज़्यादा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू ये इजी टू अंडरस्टैंड है। और मैम ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होने का रीजन है कैलकुलेशन इजी है, इस वजह से। यस मैम। और चूंकि और बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है, इस वजह से ये दो रीजन है जो जिसकी वजह से ये ज्यादा यूज होता है। इसलिए हम लोग मैम बिकॉज ये ऑल वैल्यूज का जो डाटा होता है ना, तो ऑल वैल्यूज का हम लोग बाकी में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो जियोमेट्रिक मीन में देखो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हर ऑब्जर्वेशन की बात। यस मैम, हार्मोनिक मीन में भी करते हैं, लेकिन इन दैट केस हमारा कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत इजी अंडरस्टैंड नहीं होता हमारे लिए इजी होता है, बट फॉर नॉन मैथमेटिकल पर्सन यहाँ कंसिडर किया जाता है इट इज़ नॉट इजी टू यूज। और समझना अलग बात है और यूज करना अलग बात है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना प्रॉफिट लॉस यस मैम, जो लिटरेट है उनको भी होगा, जो इलिटरेट है उनको भी होगा, बट प्रॉफिट लॉस के टर्म्स को समझना है तो अफेक्ट नहीं कर रहा हो आपको, ये मत समझिए, अफेक्ट आपको कर रहा है, लेकिन आप उस अफेक्ट को समझ कितने पा रहे हैं वो बात है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन में जो हम करते हैं वो कैलकुलेशन, बहुत सारा ऐसा कैलकुलेशन में टर्म्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ रिजल्ट ला रहे हैं जिसका मतलब ही हमें समझ में नहीं आता। तो वो ये काम मैनेजमेंट वाले लोगों का है कि आप उसको एक्सप्लेन करें, या फिर स्टैटिस्टिक्स वाले का है कि आप उसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करके बताएं, इन वर्ड्स बताएं कि उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे टर्म्स, मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ समझाने के लिए बताया जाता है। अगर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स हम बात करें तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि वो हम मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, लेकिन सिंपल जो बाकी क्या जो कहा जाए, जो आम लोगों की बात करें तो उनको वो चीज़ समझाने के लिए कि कैसे बिहेव कर रहा है डेटा और क्या उसका मतलब है, क्या उसकी वजह से जो चेंजेस अगर हो रहे हैं वो मतलब समझाना है, देन हम लोग बेसिकली उसका यूज करते हैं। जितना भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर लो, कह लो, या फिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन बोलो, जो भी होगा उसका स्टडी बेसिकली इसीलिए किया जाता है, टू स्टडी द चेंजेस विद टाइम, या फिर इन टर्म्स ऑफ इनकम मनी जो भी करें, तो हम लोग उस चेंज को स्टडी कर रहे हैं। इसी में आपका मीन वाला जो टर्म्स था वो आपका ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। मीडियन मोड ऑलरेडी कर चुके थे आपने, बचा क्या, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो भी हमने कर लिया। तो जो 5 में मैम सेंट्रल, हाँ बोलिए। मैम एग्जाम में तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तो नहीं आने वाला है ना? क्यों नहीं आने वाला है? एग्जामिनर आपको बता मैम मैम सिर्फ मीन मीडियन मोड ही तो है ना, उसके बाद तो मेजर ऑफ वेरिएंस है, उसके बाद मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर क्वार्टाइल डिविएशन। देखो उसके पहले एक लिखा हुआ है मेजर ऑफ एवरेजेस, ठीक है, मीन मीडियन मोड लिखा है ना, उसके पहले मेजर ऑफ एवरेजेस भी है जिसमें वो इंक्लूडेड है। तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट हाँ डेफिनेशन मैंने इसलिए तो बहुत कुछ नहीं बताया आपको, बहुत कुछ कहाँ बताया है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ कराया है ना? यस मैम। मैम पीडीएफ भेज दीजिएगा। सिर्फ मैम डेफिनेशन इसके इसके मैम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के डिफिनेशन और उसका मेरिट डिमेरिट का पीडीएफ भेज दीजिएगा। वो पीडीएफ शेयर नहीं किया मैंने? नो मैम। नहीं मैम। नो मैम। हो सकता है बाकी उस बैच में किया हो, 444 वाले में किया हो, आपको नहीं किया। इसमें भेज दीजिएगा मैम। ठीक है, ठीक है। मैम उससे पहले का भी भेज। इससे पहले का तो सारा मैम होगा ना? यस मैं उससे पहले का है। पहले का तो सारा होगा। ठीक है, तो अब हम मैम हाँ बोलिए। मैम मीन डिवीजन से क्वेश्चन पूछना था। मीन डेविएशन से पूछना है, अब डिस्पर्शन पढ़ेंगे ना, तो जो पूछना होगा पूछिए ना, कितना भी पूछना हो। शुरुआत मैं बोल रहा था हाँ बोलिए। मैम इसका फॉर्मूला हो मैम, इसमें xi माइनस x बार का स्क्वायर तो नहीं निकालते हैं ना, सिर्फ xi माइनस x बार ही होता है ना? साइन माइनस एक्स बार का स्क्वायर मीन डेविएशन में स्क्वायर निकाल लेते मैम हैं, रूट कर लेते हैं। मैम स्क्वायर रूट निकालना कंपलसरी है? आप नहीं स्क्वायर करेंगे तब ऐसे ही लिख लो, स्क्वायर करेंगे तो फिर अंडर रूट निकालो, ये होता है। यस मैम। ठीक है ना, हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, डिस्कशन शुरू करें ना, फिर मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया। यस मैम आ गया है। चलो ठीक है। आ गया मैम। मैम। देखो डिस्पर्शन पढ़ने के पहले तो मैंने डिस्पर्शन का थोड़ा आइडिया दे भी दिया है, लेकिन डिस्पर्शन पढ़ने के पहले ये समझो डिस्पर्शन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जैसे देखिए, कभी कोई टर्म्स, मान लो एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेकेंड, और ये टर्म याद देखिए 3, 6, 9, 12 एंड 15 एक टर्म है, दूसरा टर्म है 1, 5, 9, 13 एंड 17। अब दोनों को अलग अलग ऐड करके देखो तो दोनों का एवरेज क्या सेम आ रहा है, चेक करके बताओ तो मुझे। मैम ऐड करके? हाँ, सेकंड और थर्ड डेटा जो है ना उसको ऐड करिए आपस में अलग अलग, एक साथ नहीं ऐड करना। यस मैम। करना दोनों का मीन निकालो अलग अलग, इन शॉर्ट ये है। सेम आ रहा है मैम। क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सेम आ रहा है ना, मीन सेम आ रहा है। अब देखो यस मैम सेम। है कि अगर मान लो दो अलग अलग क्लासेस की हम बात कर रहे हैं और दोनों का एवरेज सेम आ रहा है, जैसे मान लो आपके क्लास की बात करें और आपके सीनियर्स की बात करें, दोनों के बैच में एवरेज मार्क्स सेम आ रहा है, तो ये कंक्लूजन निकालना कि दोनों का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पढ़ने का लेवल है या फिर जो कुछ भी है स्टैंडर्ड है, जो नॉलेज का है, वो दोनों का सेम है, अगर हम ये इंटरप्रेट करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत होता है। जैसे देखिए क्यों गलत हो रहा है, ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 9, 9 सेम है, 12 तुमको दिमाग खराब है, तुम्हारा बोल इतना सब तुम बात नहीं बता सकती हो।
ट्राई करती हूँ। सृष्टि सृष्टि म्यूट करो यार। माइक म्यूट कर दिया करो। म्यूट, चलो ठीक है। देखो ये जो टर्म है हम ये, अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में जो डिफरेंस हेलो मैम। है, इससे क्या हो रहा है। हेलो हाँ चंदन बोलिए, क्या हुआ। मैं आपको एक व्हाट्सएप इमेज भेजें, देखिए तो वो हमको पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, वो भेज दीजिए तो। डिस्ट्रेस और मैट्रिक्स ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। नहीं भेज। अच्छा दोबारा से शेयर कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसमें, ये जो टर्म्स है नंबर्स में वेरिएशन है, किसी का नंबर 1 भी आया है और देखो मैम डाउनलोड तो हो गया। जैसे यहाँ एक नंबर भी आया और मैक्सिमम मिनिमम नंबर भी इसमें 1 है, मैक्सिमम नंबर भी 17 है, जो कि इन दोनों से ज्यादा है। और यहाँ पे आपका जो नंबर है वो बाकी नंबर कम है, कुछ ज्यादा सिमिलर है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ होता क्या है कि हम लोग एवरेज अगर कंपेयर करें, सिर्फ एवरेज पढ़ें तो दोनों को डेटा का सेम आ रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एवरेज अगर तो कंक्लूजन जो हम निकाल रहे हैं वो अलग हो जाता है। जैसे मान लो किसी कंपनी के, इसको अगर मार्क्स के बेसिस पे करो, किसी कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा, किसी अभी जो केसेस चल रहा है उसमें हो सकता है बहुत डाउन जा रहा है, या फिर किसी साल में बहुत ज़्यादा अप गया था, ऑन द एवरेज सेम है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ ऐसा टर्म होना चाहिए सिवाय एवरेज के जो ये बताए कि डेटा के अंदर वेरिएशन किस तरह का है। यहाँ पे वेरिएशन है, यहाँ पे भी वेरिएशन है, और वो वेरिएशन किस तरह का है हम ये देखना चाह रहे हैं। जब वो वेरिएशन चेक करने लगेंगे, मतलब ये समझ आता है कि जो एवरेज था वो एवरेज पूरे डेटा का सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जब पूरा डेटा का इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है और कुछ ऐसा टर्म्स बच जा रहा है जो कि डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है दोनों डेटा में, सिमिलरिटी को नहीं बता रहा है, डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है, इसलिए एक नया टर्म डिफाइन किया गया जिसको हम डिस्पर्शन या वेरिएशन बोलते हैं। बताता है डेटा के अंदर जो आपने एक सेट ऑफ डेटा लिया है, इसका ये सेट ऑफ डेटा लिया है, दूसरा सेट डेटा के अंदर हम सेट ऑफ डेटा जो ले रहे हैं उसके अंदर किस तरह का चेंजेस दिख रहा है, कैसा बिहेवियर है डेटा का, ये चीज जो बताता है ये हम लोगों को डिस्पर्शन के एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ लीड कर रहा है। मतलब एवरेज से हमारा काम नहीं चल रहा है, एवरेज तो सेम है लेकिन नंबर्स यहाँ हाईएस्ट भी दिख रहा है, लोएस्ट भी दिख रहा है, यहाँ इसका हाईएस्ट भी है वो इससे कम है और लोएस्ट भी है इससे ज़्यादा है, तो हम लोग इसमें डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अब चूंकि डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे इसलिए एक नए टर्म और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ क्या है, जो डिस्पर्शन है वो आइडिया देता है कि डेटा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह का स्कैटर्डनेस है। मतलब देखो जो लिटरल मीनिंग होता है डिस्पर्शन का, जैसे आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा डिस्पर्शन, लाइट का डिस्पर्शन पढ़ा था, लाइट का डिस्पर्शन पढ़ा है 10th तक में। यस मैम, फिजिक्स में पढ़े हैं। यस मैम पढ़े हैं। पढ़े हैं ना, तो उसमें क्या था, फिजिक्स डेटा में हमारा जो लाइट पड़ रहा है इस पे, तो किस तरह से वो स्कैटर्ड होके अलग अलग फॉर्म में इतना आता था, हम लोगों को अलग अलग दिखता था, ब्रेक होके ऐसा कुछ था ना। तो उसका जो उसका मतलब क्या होता है, हमारा डेटा जो है इस तरह से बिखरा हुआ है कहीं, और उसका वो जो ये जो है कितने दूर तक स्प्रेड है, ये चीज बताता है डिस्पर्शन। जैसे मान लो अभी वाले डेटा को हम देखें तो अभी वाले डेटा में टर्म्स क्या आ रहा है, एक मिनट, 3, 6, 9, 12 एंड 15। अगर नंबर लाइन है तो मान लो यहाँ कहीं 3 होगा, ये 6 होगा, मान लीजिए यहाँ कहीं 9 है, यहाँ कहीं 12 है और यहाँ कहीं 15 है। अगर ध्यान से अगर आप पढ़ रहे हो तो देखो ये सारा टर्म 3 का मल्टीपल में दिख रहा है,
है ना? यस मैम, Yes, यस ma'am. मैम, Yes, ma'am. दैट इज 1। नेक्स्ट डेटा क्या है 1 के बाद? मैम 5 5 मैम, 5. 5। हाँ 1, मान लो यहाँ पे कहीं 5 है, 9 मैम, फिर 9 है, फिर 9 है कहीं, देन क्या फिर है? 13 है, 13 है 13 है मैम, एंड 13, 17। यस मैम, 17 है. जरा सोचो क्या है कि अगर हम नंबर लाइन में देखें तो 3 यहाँ से शुरू होता है, डेटा 3 से शुरू हो रहा है और 15 तक जाकर खत्म हो जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट तक। और ये 1 से शुरू हो रहा है और 17 तक जाकर खत्म हो जा रहा है। तो अब बताओ इंटरवल किसका ज्यादा है, कौन ज्यादा स्कैटर्ड है? मैम सेकंड वाला, सेकंड वाला ज्यादा 17 वाला ज्यादा मैम. दूर तक इसका जो स्कैटर्डनेस है, मतलब ये लार्जर रेंज प्रोवाइड कर रहा है, ये ज्यादा यस मैम, कंपेयर टू दिस। सो यही चीज बताने के लिए डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है, ठीक है, स्कैटर्ड कितना ज्यादा है। और ये डिफरेंसेस जितना ज्यादा होगा, ये रेंज या फिर डिफरेंसेस जो भी स्कैटर्ड फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, रेंज आपने पढ़ा है ना, रेंज कैलकुलेट करो तो यहाँ पे रेंज, यहाँ रेंज बताओ कितना आएगा, 15 - 3 बताओ, रेंज पढ़ा है ना आपने, जब पढ़ लिए तो उस टर्म को 12, दिस इज 12 12. and this is what 17 - 1 that is 16। मैम 12 आएगा 16। सुजीत म्यूट करो माइक अपना, म्यूट करो. ठीक है, सो दिस इज 16 एंड दिस इज 12। रेंज भी स्कैटर्डनेस क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, यही चीज समझना था। हम लोग डिस्पर्शन की जरूरत क्यों है, क्योंकि डेटा का जो स्कैटर्डनेस है, कितना दूर तक फैला हुआ है, क्या वो है, वो चीज बताने के लिए हम लोग बेसिकली इसको पढ़ते हैं। लिखा भी है देखो, द लिटरल मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन इज स्कैटर्डनेस। हाँ, वी स्टडी यस मैम, to have an idea about homogeneity or heterogeneity of distribution। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड को आप एज अ सिनोनिम से यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा को यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज किया जा रहा है। हम लोग आगे डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड को स्विच कैसे करना है वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो अभी आप इसको डेटा एज अ सिनोनिम्स, डेटा को टर्म को समझो। अब देखिए सिनोनिम सॉरी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात कर रहे हैं, तो इसी में हम लोग देख सकते हैं कि अभी जो फर्स्ट डेटा था, चूंकि यहाँ 3 के मल्टीपल में सब आ जा रहा था, होमोजीनियस डेटा दिख रहा है, सबका इक्वल डिवीजन ऐसा कुछ। यहाँ देखिए थोड़ा हेट्रोजीनियस दिख रहा है क्योंकि टर्म्स हेट्रोजीनियस हो गया डिफरेंट मैम, है। सो होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी वर्ड इसी से जनरेट हो गया। क्या बोल रहे हैं अंकित? मैम जो सेकंड वाला है वो हेट्रोजिनिटी है ना? हाँ, ये हेट्रोजेनिटी का है, फर्स्ट वाला होमोजीनियस है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का दिख रहा है, यस मैम, डेटा है। चलो ठीक है, ये हमारा हेट्रोजीनियस मींस वही मोर स्कैटर्ड, होमोजीनियस मींस लेस स्कैटर्ड, ठीक है। यस मैम, Yes, हम ma'am. लोगों को डिस्पर्शन पढ़ना है और डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसे कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है, देन डिस्पर्शन का मेजर पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ये चीज समझ आ जाता है बिकॉज डेटा का जो स्कैटर्डनेस है वो पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन जो है वो कैसा मेजर ऑफ डिस्पर्शन होना चाहिए आइडियली, जैसे हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन हम लोग पढ़े थे उसमें भी था मेजर ऑफ एवरेज कैसा होना चाहिए, उसी तरह आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैसा होना चाहिए। सेम टर्म होता है, ये जो आपने पहले पढ़ा था एग्जैक्टली वही होगा। देखिए इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, उसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन होना चाहिए जो रिजिडली डिफाइंड है, जो चेंज नहीं होगा विथ टाइम टेम्परेचर एंड ऑल। तो रिजिडली डिफाइंड का मतलब ये है। इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि पता है कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है और जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में तो आना चाहिए, और समझ में भी आना चाहिए और आसान होना चाहिए, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा तो हम लोगों के लिए वो कैलकुलेशन फ्रूटफुल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर दोगे। मान लो आपको लाइक कैसा 1 साल की पढ़ाई 4 साल में कर रहे हो तो क्या होगा, फ्रूटफुल है, किसी हद से फ्रूटफुल, किसी हिसाब से फ्रूटफुल तो वो नहीं फील होगा आपको। तो
इजी होना चाहिए, लेस टाइम टेकिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जो कि पहले भी था, अभी भी है, बाकी भी पहले था। इट शुड बी अवेलेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो हम कैलकुलेट करके लाएंगे उसका हम कुछ और बाद में यूज कर पाए, जिसका कैलकुलेशन या फिर कुछ पर्टिकुलर यूज अगर हम करना चाहें तो हम फर्दर उसका कोई भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो हम उस पर बेस्ड चाहें तो कर सकते हैं। लास्ट है लीस्ट अफेक्टेड बाय, इट शुड बी अफेक्टेड एज लिटिल एज पॉसिबल, या फिर लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। सैंपल टू सैंपल जैसे हम चेंज कर रहे हैं सैंपल, तो उसका वैल्यूज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ये चीज़, ये सारे आइडियल मेजर्स हैं। ये एक बार आप जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए होगा वही मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए होगा। यही 5 मेजर है, उसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, ऐसा होना चाहिए। अब इसी के बेसिस पे हम बता, फाइनली जो मैंने कहा ना आपको बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है, तो वो इसी के बेसिस पे बताया जाता है विच वन इज गुड। तो विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे थे तो सेंट्रल टेंडेंसी, और अगर डिस्पर्शन की बात करेंगे तो डिस्पर्शन भी इसी के बेसिस पे जज किया जाएगा कि जो है ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा यूजफुल है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में मैंने बताया रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन या फिर सेमी क्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक वेरिएंस भी बताया था ना। यस मैम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पढ़ना दोनों जरूरी नहीं है, बिकॉज कोई एक कर ले तो दूसरा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही वेरिएंस होता है। तो आप वेरिएंस चाहो तो लिख लो, नहीं लिखोगे तब भी वो वेरिएंस अंडरस्टूड है, किसी का स्क्वायर होता है ना। डेफिनेशन आपने लिखा है तो आप एक वेरिएंस ऐड भी करके रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सेमी क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैम डिस्पर्सन का सिंपल डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि आइडिया को वो जनरेट करता है। सिंपल क्या, सिंपल डेफिनेशन? यस मैम, मतलब थोड़ा छोटा होता है, मतलब लिखने में थोड़ा आसान भी और समझ में भी आए। सिंपल ये ना, डिस्पर्शन गिव्स एन आइडिया अबाउट, अच्छा डेफिनेशन बोल रहे हो सिंपल? यस मैम। डिस्पर्शन सिंपली यही डिफाइन, यही बेटर है। डिस्पर्शन गिव्स एन आइडिया स्टडी homogeneity and heterogeneity of the distribution, that's it. have an idea about that. सिर्फ ये लिख लीजिए, dispersion gives us an idea about homogeneity or heterogeneity of the data. Yes ma'am. Yes. रेंज तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो बता सकता है रेंज क्या था? लिखा भी हुआ है, बताओ व्हाट इज रेंज? मैम रेंज इज दो द ऑब्जर्वेशन के बीच में डिफरेंस बताता है। दो ऑब्जर्वेशन नहीं मैम डिफरेंस बताता है जो अपर लेवल माइनस लोअर। हाँ, जो Yes, ma'am. मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है वो और जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है उन दोनों का डिफरेंस लिखा है, देखो। और रेंज को अगर डिफाइन करेंगे तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन और एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या था यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था, दिस इज 1, दिस इज 70, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 71, दैट इज 16, जो कि रेंज बता रहा है। तो रेंज क्या है? दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे, अब इसको यहीं पे हम जज करते हैं, इसका फिक्स मैथमेटिकल टेक्निक है a माइनस बी, तो ये रिजल्टली डिफाइंड है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है। जैसे अभी हम लोगों ने ग्राफिकली यहाँ समझा था कि ये जो रेंज है बताएगा ये डेटा किस लेवल तक जा रहा है, कितना स्कैटर्ड है, ये बता देगा, तो इजी टू अंडरस्टैंड भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ये है ना, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन थे, ये 5 ऑब्जर्वेशन थे जिसमें सिर्फ 1 और 17 पे ये डिपेंडेंट है,
दैट मीन्स इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। अमेनेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग बदलने से ये बदल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है और डेटा हम लोग सेम ले रहे हैं, एवरेज सेम है इन दोनों का, लेकिन अगर हम इसमें से अगर रेंज कैलकुलेट करें तो वैल्यू कुछ और आ जा रहा है, इससे कर रहे हैं तो कुछ और आ जा रहा है ना? यस मैम। ये भी इसका डिमेरिट है। तो सबसे बड़ा डिमेरिट जो है ये बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, बाकी सबका तो पार्टिसिपेशन होने ही नहीं देता है। जैसे क्लास में सिर्फ 2 लोग हैं जो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बाकी किसी का पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दीज 2, सपोज ऐसा है, देन दैट मीन्स बाकी सबको नेग्लेक्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं, है ना? इस वजह से ये बहुत ज्यादा सुटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, लेकिन हाँ इट विल गिव अ रफ आइडिया, ठीक है? जो बहुत सिंपल वे में मैक्सिमम इतना था, मिनिमम इतना है, तो टोटल काम बता देगा। प्रॉफिट की बात कर रहे हो, टोटल इनकम आपका किसी मंथ का बात कर रहे हो, किसी वेंडर का, तो मैक्सिमम इनकम कुछ आया होगा, मिनिमम इनकम कुछ आया होगा, आप सिर्फ उसके रेंज की बात कर रहे हो। अब हो सकता है उस रेंज में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो, बहुत कम डिफरेंसेस हो, तो ये आप मेजर नहीं कर रहे हो, ये है रेंज, ठीक है? आई थिंक रेंज यस मैम। क्लियर है सबको। चलो इसके बाद हम लोगों को क्वार्टाइल डेविएशन देखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन में हम लोग ने लास्ट डे आई थिंक पार्टीशन वैल्यू पढ़ा था, याद है? पढ़ा था पार्टीशन डे, लास्ट नहीं, लास्ट के पहले पढ़े थे ना पार्टीशन वैल्यूज, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल वगैरह पढ़ा था। से यस और नो? नो मैम। हुआ था मैम, नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े थे? पार्टीशन हुआ था यस मैम। मैम, यस मैम आरक्यू से पहले हुआ था। था मैम। पढ़े थे ना पार्टीशन एमआरक्यू से वैल्यू? पहले हुआ था। यस मैम हुआ है। टेस्ट के पहले पढ़ा था, ट्यूसडे को पढ़ा था। यस मैम। तो पार्टी याद नहीं आ रहा है। अच्छा याद रहता कहाँ है? मैम परसेंट परसेंटाइल और ये सब पढ़ रहे थे। खैर चलो देख लेते। पार्टीशन में क्या था, टोटल डेटा, मैंने ये बताया भी है, क्लास में भी बताया, 2-3 बार बता चुकी हूँ। क्वार्टाइल जब हम बात करते हैं देन टोटल डेटा इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ये तो याद होगा। क्वार्ट मीन्स, क्वार्ट वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? फॉर 4, सो 1/4 पूरे डेटा को डिवीजन ऐसे कर देते हैं। जब ये डिवीजन होता है तब ये क्वार्टाइल्स है, जो कि फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, दैट मीन्स ये Q1 नहीं होता, दिस पॉइंट। यस मैम याद आ रहा है, याद आ गया है ना? ये Q1 है, ये Q2 है। तो नाम याद रखा करो, कॉन्सेप्ट याद है, बट आई थिंक नेम भूल रहे हैं, इसलिए उस वक्त पार्टीशन वैल्यू पे डिफरेंट रिएक्शन था। दिस वन इज Q3, दीज पॉइंट्स आर क्वार्टाइल्स। सो क्वार्टाइल रेंज जो बताता है वो क्या होता है कि ये डेटा, हम पूरे डेटा को पहले 4 पार्ट में बांटते हैं। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने कहा था ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा आपको पूरे के पूरे डेटा को डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती, किसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डेटा के लिए हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो इंडिया का ये पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन का ग्राफ है जो कि 0 एज टू, अगर हम बात करें 100 एज तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 25 एज जो होगा ये रेंज यहाँ आ जाएगा। इसकी बात करें दिस इज अप्रॉक्स 50, और ये अगर बात करें 75, ये टोटल 100 है। अगर हमें सिर्फ जानना है इस रेंज के बारे में, इस रेंज ऑफ पॉपुलेशन को कैसे अफेक्ट कर रहा है कोविड-19, अभी के केस की बात कर रहे हैं हम, इन दोनों एक्सट्रीम कंडीशन वालों को छोड़ दे रहे हैं, ये पोर्शन छोड़ दे रहे हैं। बच्चों से लेकर 0 से लेकर 25 साल तक का और 75 से लेकर 100 साल तक के रेंज को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं सपोज। देन ये जो 2 रेंज आप स्टडी कर रहे हैं फ्रॉम एज 25 टू 75, सिर्फ इस रेंज की बात करें तो वो क्वार्टाइल डेविएशन होता है। दैट मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन का हम लोगों ने पढ़ा था, QT इज इक्वल टू
1/2 1/2 इसलिए डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज दो रेंज की बात कर रहा है। Q1 सॉरी नॉट Q1 Q3 माइनस Q1। अब देखो Q3 माइनस Q1 देखो क्या है, दिस डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा डेटा, ये पूरा डेटा मतलब यहाँ से समझे तो ये कुछ ये बताता है 0 से लेके पूरा 75 के एज का बात कर रहा है। और अगर हम बात करें Q1 की तो सिर्फ इतने डेटा की बात कर रहा है, ठीक है। इस सॉरी ये सिर्फ इतने डेटा की बात कर रहा है। अब मुझे बताइए इस पूरे डेटा में से अगर हम ये डेटा का रेंज घटा देंगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा, बताओ। ये रेंज मिल जाएगा, यस मैम। है ना? यस मैम। ये जो रेंज मिल रहा है इसी रेंज की बात कर रहे हैं। अब ऐसे अगर हम निकाल रहे हैं तो एक्सट्रीम कंडीशन का कुछ डेटा हम इधर 25% डेटा हटा दे रहे हैं, 25% डेटा इधर से हटा दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। और ये जो डेटा है हम सिर्फ उसमें जो डेविएशन है वो देख रहे हैं। ये डेविएशन मेजर करना ही क्वार्टाइल डेविएशन है। हम चाहे तो पूरा डेटा का भी बना सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी आप यूज करते हैं। पार्टीशन वैल्यू मैंने बताया था ना, कब यूज करते हैं, जब किसी पर्टिकुलर एज के लिए आपको प्लान बनाना हो, किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो कोई प्लान है जो सिर्फ यूथ के लिए बनाया जा रहा है, कोई प्लान है जो सिर्फ ओल्ड एज के लिए बनाया जा रहा है, तो उस केस में हम पार्टीशन वैल्यूज को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ये चूंकि होता क्या है 50% डेटा को, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये टोटल 50% डेटा को कवर कर रहा है। 25% इधर वाले का इग्नोर कर रहा है, 25% इधर वालों का इग्नोर कर रहा है, लेकिन जिसको ये इग्नोर कर रहा है ना वो खुद एक्सट्रीम कंडीशन में है, वो खुद एक्सट्रीम कंडीशन में है। इसलिए जो मेजर पोर्शन ऑफ डेटा है उसको ये डिस्कस कर रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है जब आपको मिडिल ऑफ द डेटा को ज्यादा डीपली स्टडी करना पड़े और बाकी डेटा को आप छोड़ सकते हो। जैसे मान लो अगर मार्केटिंग के फील्ड से हम एग्जांपल लें तो हो सकता है किसी, जब कंपनी कोई ओपन हुई है उसका ग्रोथ बहुत ना रहा हो, बहुत कम रहा हो, या फिर अगर ग्रोथ बीच में बहुत ज़्यादा आ गया हो, फिर वो इस रेंज को फॉलो करता हो और बाद में हो सकता है कंपनी का डिटोरिएशन हो रहा हो, तो ये कंडीशन है। अब इसमें हमारा इम्पोर्टेंट जो है, या फिर अभी जो मार्केट कंडीशन है 2 साल से मान लीजिए कोरोना की वजह से ऐसा कुछ केस आ रहा है, पहले इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था, इन बिटवीन ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट है, तो हम इस रेंज को स्टडी करेंगे, इसके बेसिस पे एनालिसिस करेंगे और इसके बेसिस पे जो भी प्लान पॉलिसीज बनाना है वो बनाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों का फोकस यहाँ क्या है कि जो इनिशियल स्टेजेस में हम लोगों ने गलती किया था, जो कंपनी ओपन किए थे तो ऐसा कुछ था, ये कंडीशन था, वो सब छोड़ो, इग्नोर करो। जो अभी वाला कंडीशन है, ट्रेजिडिक कंडीशन है, उसको भी इग्नोर करो। बीच में हमारा क्या इवोल्यूशन रहा है, कैसे हम लोग काम किए हैं, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या हमारा गेम था, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इस पोर्शन को स्टडी कर रहे हैं। सो अगर ऐसे केसेस होंगे तो हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन या फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें हम यस मैम। यस मैम। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो डेटा है उसको डिस्कस नहीं करते। और अब जरा देखिए यहाँ पे, चूंकि ये मैम अटेंडेंस ला लीजिए। अच्छा ठीक है, 25% डेटा इधर का और 25% डेटा इधर का हटा दिए। जब 25% इधर का और 25% इधर का हटा दिए, दैट मीन्स आप सिर्फ 50% डेटा को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। इसका डेफिनेशन वही मैथमेटिकल डेटा है। और देखो क्वार्टाइल डेविएशन जो है ये बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, मैंने ये भी बताया था आपको क्लास में, बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्शन है क्योंकि ये 50% डेटा ले रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है बिकॉज ये 50% डेटा को इग्नोर भी कर रहा है। 50% डेटा को तो डिस्कस कर रहा है और 50% डेटा को इग्नोर भी कर रहा है, इसलिए ये बहुत अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं कहा जाएगा। क्यों? वहाँ पर रखने दो। क्वार्टाइल डेविएशन
हाँ, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, रेंज से ज्यादा बेटर है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज इट इज इग्नोरिंग 50% ऑफ डेटा। अगर इसके हिसाब से देखो, इट इज रिजिडली डिफाइंड, सो इट इज, ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इजी टू अंडरस्टैंड ये भी कैलकुलेट करता है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है ना। लीस्ट यस मैम। फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग इसको फुलफिल करता है, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू दोनों को हम हटा दिए हैं ना, तो इसलिए ये भी फुलफिल करता है, ये भी मोर और लेस फुलफिल करता है, बट ये वाला कंडीशन नहीं करता, क्योंकि 50% डेटा, 50% कोई कम पोर्शन नहीं होता ना, 50% डेटा को ही आप इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, ये चीज अलग बात है कि आप 50% जो ले रहे हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, लेकिन फिर भी आप इग्नोर तो कर ही रहे हैं ना 50% को। यस मैम। इसलिए ये भी बहुत अच्छा मेजर ऑफ वेरिएशन नहीं कहा जाता, बट इट इज अ गुड मेजर ऑफ, डिपेंड करता है सिचुएशन आपका जैसा हो, अकॉर्डिंगली हम लोग यूज करते हैं। हम लोगों ने सब शुरू में भी पढ़ा है ना, मीन भी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड कब इस्तेमाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू द नीड। तो वही चीज है, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो इट इज अ गुड मेजर दैन रेंज, बट इससे भी बेटर ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन अगर रफ आइडिया चाहिए, जैसे मैंने कहा ना, ये कंपनी के पॉलिसी वाला, इनिशियल स्टेट में मान लो 10 साल टोटल कंपनी रन कर रही है, शुरू के 2 साल बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था, अभी का 2 साल जो है वो भी स्ट्रगलिंग पीरियड, ट्रेजिटिक पीरियड है, बाकी के टाइम में उसका अच्छा ग्रोथ रहा है, तो सिर्फ उस ग्रोथ को वो एनालाइज करेगी। तो इस तरह का टर्म्स आ सकता है, ये क्वार्टाइल है। बाकी का हम लोग नेक्स्ट बेटर है, कोई पूछना है तो बताइए। मैम इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। इसका पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक, पीडीएफ के सिवा कोई और बात जो इम्पोर्टेंट हो। देखिए एक चीज देखिए, जितने भी बड़ी से बड़ी कोई भी थ्योरी होती है ना, कुछ भी होता है, जितना भी लंबा चौड़ा आइडिया ना, वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। थ्योरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम में? बहुत, वो भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, कितने कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी डील करेंगे, डोंट वरी। हाँ, जो बता रही हूँ ना, उसके बाद जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उससे जो क्वेश्चन आएगा वो भी बता दूंगी आपको, कैसे बनाना है, कैसे करना वो भी बता दूंगी।